एक पुजारी की लाश मिलती है। लाश को देखकर सीधा सीधा पता यह चल रहा था कि इस पुजारी की हत्या करी गई है। जिस इंसान ने भी उसकी हत्या करी थी, लाश को देख के लग रहा था कि पूरे अंदाज में दुश्मनी निकालने की कोशिश करी गई है, क्योंकि उसकी आंखें निकाली हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा हुआ था, यहां तक कि उसकी जुबान को भी उन लोगों ने काटा हुआ था और उस पुजारी के गले में एक सरिया भी डाला हुआ था। अब दोस्तों, जहां पर यह घटना हुई थी वहां पर लोगों को यह लगने लगा था कि यहां अब हिंदू मुस्लिम बहुत जल्दी होने वाली है। लेकिन जब इस केस का खुलासा होता है तो किसी भी इंसान ने नहीं सोचा था कि इसका जो कातिल है ये इस अंदाज में इसकी हत्या हुई होगी। अब दोस्तों, ये घटना कहां की है, कैसे है, कौन है और किसने इस पुजारी को मारा था, क्यों मारा था, इतने बुरे अंदाज में, बिल्कुल दुश्मनी निकालने वाले अंदाज में आखिर इस पुजारी को क्यों मारा गया था। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा। इस केस की पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आपको लेकर चलता हूं बिहार में। बिहार में एक जगह गोपालगंज, और उसी गोपालगंज में एक थाना लगता है मांझापुर, और उसी मांझापुर थाने के अंदर एक गांव आता है दानापुर। उस गांव में दानापुर में एक जगह पड़ती है सुधा डेयरी। 16 दिसंबर 2023 को उसी सुधा डेयरी के पास में से कुछ लोगों को अजीबोगरीब बदबू आती है। लोग जब उस बदबू को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सुधा डेयरी के पीछे तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जब उस व्यक्ति को टटोला जाता है तो पता चलता है कि वो एक मंदिर के पुजारी यानी केयर टेकर की लाश है। तो फिर कुछ बातें सामने आती है। उसी गांव में दानेश्वर नाथ का एक मंदिर था जो शिव मंदिर था। उसी शिव मंदिर में बैजनाथ नाम के एक पुजारी थे। उन पुजारी के 4 बेटे थे और उनके 4 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम था मनोज, और ये जो लाश थी ये मनोज की ही लाश थी। लेकिन यहां बात निकल के ये आती है कि पुजारी तो बैजनाथ थे, फिर ये मंदिर का पुजारी कैसे बन गया, उनका बेटा पुजारी कैसे बन गया। असल में बैजनाथ की कुछ दिन पहले आंखें बनी थी और डॉक्टर्स ने उन्हें बोला था कि तुम्हें कुछ दिन के लिए आराम करना पड़ेगा। उनका छोटे वाला बेटा उनसे बोलता है कि जब तक तुम आराम करोगे तब तक तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं मंदिर की देखभाल करूंगा, मंदिर के सारे काम करूंगा, मंदिर में जो भी काम होगा तब तक आपकी अनुपस्थिति में मैं करूंगा। बैजनाथ जी तैयार हो जाते हैं और अब वो मनोज मंदिर की देखभाल में लग जाता है। लेकिन फिर 10 दिसंबर को अचानक से मनोज शाह गायब हो जाता है। उसके गायब हो जाने के बाद में उसके जो भाई थे, उसके जो बाकी घर वाले थे, वो सीधा थाने जाते हैं और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस वाले इस केस में भी हर केस की तरह पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते, और जिसकी वजह से फिर 16 दिसंबर को मनोज शाह की उसी गांव के पास में डेयरी थी सुधा डेयरी, वहां पर लाश मिलती है। अब इन लोगों ने पुलिस वालों का घेराव कर दिया, थाने में जाकर घेराव कर दिया, क्योंकि अब सबसे पहले मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं। उस गांव में से एक हाईवे निकल रहा है। अब हाईवे की वजह से वो गांव 2 जगह में डिवाइड हो गया, यानी 2 गांवों में डिवाइड हो गया। एक गांव इस तरफ और एक गांव हो गया इस तरफ। अब एक गांव की साइड का नाम रख दिया गया पुराना टीला और दूसरे गांव की साइड का नाम रख दिया गया, यानी हाईवे की दूसरी साइड में जो गांव था उसका नाम रख दिया गया नया टीला। अब इन दोनों में से एक जगह में रहता है हिंदू और दूसरी जगह में रहता है मुस्लिम। तो इन हिंदू लोगों को पूरी तरह से, यानी मनोज शाह के घर वालों को और बाकी जितने भी हिंदू थे, उन सभी को लगता है कि ये जो काम है ये मुस्लिम समुदाय के लोगों का है, क्योंकि उसी मंदिर में अभी कुछ दिन पहले मंदिर में जमीन थी कुछ, उसकी जुताई की वजह से हिंदू मुस्लिम जो थे वो सामने आ गए थे। अब पब्लिक को सीधा सीधा शक मुस्लिमों पे होता है। देखते देखते उस थाने में जब लोगों ने घेराव किया हुआ था तो बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े एमएलए, तमाम सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स और बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते देखते ये लोग पुलिस वालों पर हमला शुरू कर देते हैं। यानी वहां पर पत्थरबाजी हो जाती है और पुलिस वालों को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए, अपने वाहनों को बचाने के लिए, अपने थाने को बचाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद में जैसे तैसे भीड़ थोड़ा सा कंट्रोल में आती है और फिर पुलिस वाले, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर्स और कुछ एमएलए और विधायकों को लेकर बीच में आपस में समझौता करने की कोशिश करते हैं। अब इस केस में पुलिस को लीड करने वाले जो एसडीओ थे उनका नाम था एसडीओ प्रांजल। एसडीओ प्रांजल इलाके के
विधायक और एमएलओ के साथ में बैठ के बात कर रहे थे। अब कैसे भी करके पुलिस वाले लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अब पुलिस वालों पर पूरे अंदाज में प्रेशर था इस केस को सुलझाने का। इसीलिए पुलिस वाले गांव के तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में जैसे तैसे कोई ना कोई सबूत उन्हें मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। अब पुलिस वाले सीधा जाते हैं मनोज के घर वालों से मनोज का फोन ले लेते हैं और उसकी सीडीआरस को निकलवाने की कोशिश करते हैं। जब उसकी सीडीआरस निकाली गई थी, उसको सीडीआर को निकालने का जो प्रोसेस था वो चल रहा था। इसी बीच में मंदिर के जो कैमरे थे उन कैमरों को भी चेक किया जाता है। तो पता चलता है कि 10 दिसंबर की रात को 12:42 पे जो मंदिर के केयर टेकर थे मनोज शाह, वो अपने उस मंदिर से निकलकर कहीं जाते हैं। कहां जाते हैं अभी तक इस बात का किसी को पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वालों ने मनोज शाह की जो कॉल डिटेल्स थी यानी सीडीआरस थी उसको निकलवाया। तो पता चलता है कि उसी रात यानी 10 दिसंबर की रात को ही जाने से पहले उनकी सुनीता नाम की एक औरत से बातचीत हुई थी। अब सीधी सी बात है, हो सकता है पुलिस वालों को शक हुआ कि हो ना हो शायद ये सुनीता के पास ही गए होंगे। अब सुनीता के पास पुलिस वाले सीधा पहुंच जाते हैं। अब सुनीता से जब शुरू में बातचीत करते हैं तो शुरुआत में तो वो आनाकानी करती है, लेकिन पुलिस वाले फिर अपना सत्य रूप दिखाते हैं और सुनीता बहुत जल्दी टूट जाती है। फिर वो पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसके बाद में जिसने भी सुना उसको इस कहानी पर किसी भी अंदाज में उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो सुनीता बताती है कि उसकी एक भतीजी है जिसका नाम है नेहा। फिलहाल तो नेहा की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले नेहा गांव में अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। अब शादी में शामिल होने के बाद में मंदिर में जाने की एक रस्म हुआ करती थी उस गांव में, यानी है उस गांव के अंदर ये रस्म कि जब शादी होगी तो शादी के बाद में जो जोड़ा है और उसके साथ में कुछ लोग जो हैं वो मंदिर जाएंगे। तो चचेरी बहन की शादी के बाद में जब नेहा मंदिर जाती है तो उस मंदिर के अंदर मनोज शाह नाम का ये पुजारी नेहा को अपने पास खींच लेता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब इस हरकत को नेहा के हस्बैंड ने यानी नेहा के पति ने देख लिया। अब नेहा के पति नेहा को बार बार इस बात के लिए टॉर्चर कर रहे थे। वो उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर तुम मुझे ये बताओ कि इस पुजारी ने तुम्हें इस अंदाज में खींचने की कोशिश क्यों करी, आखिर उसने तुम्हें पकड़ा कैसे, इसके पीछे का जो असली राज है वो मैं जैसे तैसे जानना चाहता हूं। अब नेहा का जो पति था वो नेहा को उसी गांव में छोड़कर अपने घर चला गया और फोन पर उसे बार बार टॉर्चर कर रहा था, उससे पूछने की कोशिश कर रहा था कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं चैन की सांस बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अब नेहा अपनी चाची सुनीता से कुछ बताती है। वो बताती है कि शादी से पहले उसका मनोज शाह नाम के इस पुजारी से यानी बैजनाथ के बेटे जो पुजारी है, ये लड़का असल में पुजारी नहीं है, वो खाली मंदिर में फिलहाल के लिए पुजारी बना था, उसके साथ में अफेयर चल रहा था। जब अफेयर चल रहा था तो इनका प्यार इतना गहरा हो गया था कि ये दोनों आपस में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। उसी दौरान पुजारी ने उसे बिना बताए एक वीडियो बना लिया और अभी तक यानी बहुत दिन तक उसकी शादी तक उसे उस वीडियो के बारे में नहीं बताया। अब इनके इस प्यार का तो बहुत ज्यादा गांव में लोगों को पता नहीं चलता, ना ही ये लोग किसी से बताते। अब उसके बाद में जब नेहा की शादी हो जाती है, शादी के बाद में मनोज बार बार उस लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। वो उससे बोल रहा था कि मेरे पास आओ और मेरे साथ दोबारा से संबंध बनाने की कोशिश करो। अब इसी चाहत में या यूं कह लीजिए कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहुत कम समय के लिए मिलने के लिए, देखने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए 7 दिसंबर को जब वो लड़की नेहा मंदिर में आई थी तो पुजारी ने मनोज ने उसका हाथ पकड़ के उसको खींच लिया। अब जैसे ही घर वालों को इस बात का पता चलता है कि मनोज नेहा को ब्लैकमेल कर रहा है तो घर वाले पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं और अब वो एक प्लान बनाते हैं और अपने प्लान के हिसाब से 10 दिसंबर को वो मनोज को सुनीता के फोन से फोन करते हैं और फोन करने के बाद उसे अपने पास बुला लेते हैं। अपने पास बुलाने के बाद उसे एक कुर्सी से बांधते हैं और उससे उस वीडियो को मांगने की कोशिश करते हैं। अब न जाने उसने वो वीडियो दी या फिर उसने वीडियो नहीं दी, लेकिन नेहा के घर वाले पूरी तरह से गुस्से में थे
और वो उसे पीटना शुरू कर देते। शुरुआत में वो उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं, उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस देते हैं ताकि उसकी आवाज कहीं बाहर ना जाए। अब उसे टॉर्चर करने का जो प्रोग्राम था वो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके गले में एक सरिया डाला जाता है। अब सोचकर देखिएगा कि अगर आप किसी के गले में सरिया डालोगे तो वो किस अंदाज में टॉर्चर फील करेगा। उसकी जुबान काट दी जाती है, उसकी दोनों आंखों को किसी नुकीले हथियार से बाहर निकाल लिया जाता है और बाद में दुश्मनी निकालने के पर्पस से, बहुत ज्यादा खुन्नस निकालने के पर्पस से उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया जाता है। अब हत्या करने के बाद में भी जब वो मर चुका था तब भी वो लोग उसे मारते ही जा रहे थे। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 3-4 दिन निकल जाते हैं। 3-4 दिन के बाद में उसकी लाश में से घर में पड़े पड़े बदबू आनी शुरू हो गई थी। यानी अभी तक नेहा के घर वालों ने पुजारी की लाश को वहां से कहीं बाहर नहीं फेंका था। 4-5 दिन के बाद में 16 दिसंबर की रात को वो लोग उस लाश को लेकर जाते हैं और गांव में ही सुधा डेयरी के पास में उस लाश को फेंक देते हैं। अब उस लाश में से बदबू आ रही थी। गांव के कुछ लोग वहां पर जाते हैं, उस लाश को देख लेते हैं और जब वो पुजारी की लाश को देखते हैं तो पूरे गांव में एक अंदाज में हंगामा मच गया था। हंगामा मचने की बात भी थी और सभी को लगा कि ये दूसरे समुदाय के लोगों ने, यानी मुसलमानों ने हिंदुओं के इस पुजारी को मार डाला, क्योंकि पहले भी एक बार मंदिर के ऊपर हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे के सामने आ गए थे। अब इस मामले में नेहा को, नेहा की चाची सुनीता को और नेहा का एक भाई जिसका नाम है अमित, इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इस मामले में, इस हत्याकांड में और भी 2-4 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या उस पुजारी को नेहा के साथ ऐसा करना चाहिए था? अब क्या उसे वीडियो बनानी चाहिए थी या फिर गांव वालों को, नेहा के घर वालों को पुजारी को इस अंदाज में मारना चाहिए था? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं जस्ट डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और दोस्तों अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।